मैं एटीट्यूड पे बिलीव करता हूँ। मोटिवेशन जो है ना बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। आगे वो राज खुलना चाहिए फिर। नहीं, कुछ राज नहीं है। इसमें मेरे माँ बाप का पसीना है, मेरे टीचर्स का पसीना है, मेरे फ्रेंड्स का पसीना है। क्यों? एसपीआरटी पहले कंप्लीट की मैंने। कोचिंग में जाने का फायदा हुआ कि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ज्योग्राफी की क्या स्ट्रैटेजी रही है? तो फिजिकल ज्योग्राफी कंसेप्ट है कि गाइड पे ज्यादा भरोसा न करें। एमसीक्यू का बहुत वैल्यू होता है। करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें? किताबें, न्यूज़पेपर, दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। कुछ भी दिमाग समझता है फिर और गट के 30% हो जाता है हमारे पास। राइटिंग एनीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग। अगर फोकस्ड रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। 3 मूल मंत्र। अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दें, खुद के नोट्स बनाएं आप। मेरे पापा क्या करते थे कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। फादर आपके प्रोफेसर हैं? हाँ, वो लेक्चर देते रहते। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी के इस मंच पर, जहां हम बात करते हैं संघर्ष की गाथा, जिनमें हम सुनाते हैं वैसी कहानियां जिनके माध्यम से आप प्रेरित हो सके। आज हमारे साथ अमर कुमार हैं और अमर कुमार बिहार दरोगा हैं और बिहार दरोगा के पद पर चयनित हैं। अभी अमर के बारे में बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा भारत के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक, जिसे आप सैनिक स्कूल कहते हैं, वहां से हुई है। साथ ही साथ इन्होंने उसके बाद आगे की पढ़ाई अपने सुपौल जिले से की है। CDS के अंदर में ये सेलेक्टेड भी हैं और दूसरी बार इनको नेवल एकेडमी अलॉट हुआ था, जहां इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद ये CDS के अंदर में नेक्स्ट बार भी ये इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अभी फिलहाल ये बिहार दरोगा के पद पर चयनित है। हम आज अमर से बात करेंगे और इनके संघर्ष की कहानी को जानने का प्रयास करेंगे, और जो आप सब के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। आपकी कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ भी जाइएगा। अमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमर, बिहार दरोगा की ये वर्दी, इसके लिए आपने खूब पसीने बहाए होंगे, जो आपके चेहरे पर चमक के रूप में दिख रही है। तो क्या ये आप ही के शरीर का पसीना है जो ये चमक दिख रही है? नहीं, सिर्फ ये मेरा पसीना कैसे कह सकते हैं हम। इसमें मेरे माँ बाप का पसीना है, मेरे टीचर्स का पसीना है, मेरे फ्रेंड्स का पसीना है। जो एक पिलर होते हैं एक आदमी के, एक किसी आदमी को सक्सेसफुल बनाने में जो पिलर्स होते हैं, सबका पसीना है। पसीना तो इन्होंने अपनी क्रेडिट दी है, और एक मतलब आदर्श विद्यार्थी का एक उदाहरण होता है। अगर 2-3 चीजें हम समझना चाहते हैं। बिहार दरोगा की परीक्षा में लाखों छात्र चयनित, लाखों छात्र परीक्षा दे रहे हैं जी, लेकिन चयनित कुछ हजार हो रहे हैं जी। क्या खासियत चाहिए उनके चयन के लिए? क्या किया था आपने ऐसा? जी देखिए, ये सवाल मेरे से पूछने के बजाय आप जो इस एग्ज़ाम पे फोकस्ड होकर जो प्रिपरेशन किया है इस चीज़ के लिए, उससे पूछें तो बेहतर होगा। मैं इस एग्ज़ाम के लिए, मैं सही बताऊं तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली फोकस्ड होकर प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं प्रिपरेशन किसी और चीज़ का कर रहा था। इन बिटवीन ये एग्ज़ाम आया तो मैं दे दिया तो होता गया, फिर मेंस आया तो उसके लिए भी दे दिया तो हो गया। फिज़िकल के लिए भी सैनिक स्कूल का था तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, तो यूँ ही हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करना नहीं पड़ा इसके लिए। किस चीज़ की आप तैयारी करते थे? आगे वो राज खुलना चाहिए फिर। नहीं, कुछ राज नहीं है। मैं जनरली सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, या तो UPSC या स्टेट सर्विसेज के लिए। बिल्कुल, लेकिन सिविल सर्विसेज की आपने तैयारी की और इन बिटवीन ये पेपर आया तो आपने दे दिया और आप क्वालिफाई कर गए जी। तो आगे भी तैयारी अभी आपकी जारी होगी जी। प्रिपरेशन जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सेवा के अंदर में तैयारी करते हैं, वैसे सभी छात्र, और उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे विषयवार अध्ययन जो करते हैं, मान लीजिए कि इतिहास की हम बात करें तो इतिहास विशेष खंड पर देखें, तो अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण को अलग कर दें, चाहे वो किसी भी परीक्षा विशेष की हम बात ना करें, हम सीधे कहें कि अगर बच्चे को इतिहास का नॉलेज चाहिए तो उन्हें किन मानक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए? देखिए, अगर हम इतिहास का बात करें, हिस्ट्री का बात करें, तो जो मैं प्रिपरेशन किया हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा वे ऑफ स्टडी क्या था। अगर लोगों को पसंद आए तो वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो दिल्ली में रहा था मैं, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, बायजूस कोचिंग। तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे ये GS कम्प्लीटली न्यू था। जब CDS के लिए आया था मैं, तो प्रिपरेशन करता था, लेकिन ये न्यू था। तो मुझे फिर CDS में 2-3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट के बाद नहीं होने लगा, तो मुझे लग गया कि मुझे और किसी फील्ड में जाना चाहिए। मतलब मेरा एक बैकअप प्लान रेडी रहनी चाहिए। तो फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए बायजूस कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ पे एक नए तरीके से वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हुआ। नया तरीका मैं क्या बताऊँगा कि वो बेसिक से उठाया, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। आप कोचिंग में जाने का फ़ायदा एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ कि कोचिंग में जाने का फ़ायदा हुआ कि मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया। जो हिस्ट्री के टीचर थे मेरे वहाँ पे, वो इतना बढ़िया से सारा स्टोरी के रूप में बताते थे कि मुझे, मतलब जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है, बिल्कुल, लेकिन सर इतना बढ़िया वे में स्टोरी के टाइप से सुनाते थे कि एकदम एक कंप्लीट व्यू देते थे। जैसे कि अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री अगर सोचते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है कि फोर्ट्स होगा, तो वही सिंह पढ़ने होंगे, वही पत्थर और वही पत्थर, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। लेकिन अगर हम होलसम पॉइंट से देखें कि क्या मतलब है, तब हमें वो रेलेवेंट लगेगा और तब इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सर ऐसे करके पढ़ाते थे, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया। और उस इंटरेस्ट आने का फ़ायदा क्या हुआ
कि एक तो सर ने जो पढ़ाया था उसका नोट्स लिखाते थे सर लास्ट में, ठीक है, तो वो नोट्स कंप्लीटली एक रेडीमेड हो गया था मेरा कि एक बार पढ़ूंगा तो वो रिकैप हो जाए। रिकैप हो जाएगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इतना अच्छे से स्टोरी की तरह दिमाग में था हमको। फिर उसके लिए हुआ क्या कि इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर जो सर बुक बताए थे उसमें जाके पढ़ने लगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाने लगे वो क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, तो मन करता था कि इसको जानो, छोड़ने का मन नहीं करता था। तो फिर जानने लगा, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने लगा, बिपिन चंद्र पढ़ने लगा, तो इस वे में हिस्ट्री मेरा तैयार हुआ। मतलब आपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा, अल्टीमेटली आपने डेप्थ नॉलेज को प्राप्त किया। एनसीईआरटी पहले कंप्लीट की मैंने, फिर होता कि आपने 6 to 12 पढ़ी थी पूरी एनसीईआरटी? जी पढ़ी थी, थोड़ी बड़ी लाइन बाय लाइन है जी पढ़ी थी, पूरी पढ़ी थी। उसका फायदा मिला आपको? उसका बहुत फायदा मिला मुझे। सीडीएस में अगर यूपीएससी के आप क्वेश्चन देखें तो वो जनरल एग्जामिनेशंस के बदौलत डिफरेंट होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा डेटा का आपको रटने का जरूरत नहीं है, फैक्ट्स नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एनसीईआरटी सिखाता है। हाँ सिखाता है। और यूपीएससी उस तरह का क्वेश्चन है, आप यूपीएससी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को पढ़ के ही ढेर सारा नॉलेज मिलता है। नहीं, अगर आप एक पैराग्राफ आंसर अगर आपको पता है तो आपको नॉलेज काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, इतिहास हिस्ट्री के बारे में आपने बताया। ज्योग्राफी काफी वाइड सब्जेक्ट माना जाता है, जिनको पसंद आता है उनको मैप से प्यार हो जाता है, जिनको नहीं आता है उनको कुछ समझ नहीं आता है। जी ज्योग्राफी की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? जी, ज्योग्राफी मैं कैसे पढ़ा, जो सर लोग मुझे गाइड किए थे कि सबसे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी पे काम किया, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी कंसेप्ट है, मतलब इस धरती पे क्या कैसे हुआ वो हमें मालूम चल जाता है, ठीक है, वो हमें मालूम चल जाता है। तो फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल से बाकी इंडियन ज्योग्राफी क्या एग्जांपल्स हैं उससे बने, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हम पढ़ें उसी के बेसिस पे हिमालयन जो बाकी फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, उसके जो टोपोग्राफी है, उसके जो फॉर्मेशंस हैं, सारे हमें उसी से आंसर मिल जाते हैं कि अगर कन्वर्जिंग प्लेट है तो ये बनेगा, डाइवर्जिंग प्लेट है तो ये बनेगा, सारा उसी से कंसेप्ट हो जाता है। तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा मेहनत की। 11th का एनसीईआरटी रामबान है, 11th का एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिए, एक लाइन का मतलब उसमें 3-4 लाइन होता है। एनसीईआरटी का एक लाइन समझना, अगर आप स्किप कर दिए तो आप बहुत कुछ स्किप कर सकते हैं। एक लाइन का मतलब एनसीईआरटी को आप बार बार पढ़िए, 5-6 बार पढ़िए, अपने आप आपका क्लियर होते जाएगा। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, बस उसका क्या है, एग्जाम्पल है उसका। आप मतलब अगर उसको साथ लेके, एटलस साथ लेके इंडियन ज्योग्राफी को अगर पढ़ें तो बस वो याद करने की चीज़ है, मेमोराइज करने की चीज़ है, समझने की। कुल मिला के एनसीईआरटी ही कोर रखा आपने। जीसी लॉन्गर या साविंदर सिंह ऐसी किताबें आपने बहुत नहीं, ज्योग्राफी में ज़्यादा, मतलब आपने अपने टीचर के क्लास नोट्स पर भरोसा किया, लेक्चर्स पे भरोसा किया और साथ में शायद एनसीईआरटी आपने पढ़ी। इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत क्या कहते हैं? लक्ष्मीकांत पे सर एक्चुअली क्या है ना कि हमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन बताया गया था ना कि गाइड पे ज़्यादा भरोसा ना करें। बिल्कुल, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत क्या है, ये गाइड है। आप सबसे स्टैंडर्ड बुक पकड़ें, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, उसके बेसिस पे अगर आपको डाउट होता है, कोचिंग के हमने बताया हुआ है, डाउट्स पूछें। और फिर जो उन्होंने बुक्स बताए थे, जो अच्छे राइटर्स के लिखे हुए हैं, जैसे कि हमें पॉलिटी के लिए बताया गया था डीडी बासु की किताब, जी डीडी बासु की किताब, एम बख्शी का बुक पढ़ा मैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। मतलब पूरी आपने यूपीएससी वाली किताबें जो है बुक लिस्ट पढ़ी, उनसे आपको काफी फायदा। लक्ष्मीकांत में रेफर के लिए बस पढ़ता था, कुछ अगर पॉइंट्स फैक्ट्स ऐसे छूट गए कहीं तो वो रेफर जाता था। फिर बहुत टायरिंग हो जाता है, इतना मोटा बुक है, पढ़ते पढ़ते वो नोट्स ही है, 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर, वो एक नोट्स है, वो किताब नहीं गई है, उस पर नोट्स ही लेती है। साइंस, जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं तो जनरल साइंस काफ़ी चुनौतियों से बड़ा होता है। बायोलॉजी, जिनके आर्ट्स बैकग्राउंड लोगों के हैं, तो साइंस के लिए आपने बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया, एनसीईआरटीज पढ़ी, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत सारा प्रैक्टिस किया और एग्जाम्स को लिख दिया? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ साइंस का सिलेबस अलग है, साइंस एंड टेक हो जाता है वो। उसमें मॉडर्न साइंस में इन्वेंशन क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल क्या, इसरो, ठीक है, इसरो क्या कर रहा है, ठीक है, वो सारी नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। जबकि वही बिहार दरोगा में ये नहीं है, या जनरल यूपीएससी में भी जनरल साइंस वही पूछा जाता है। तो इसमें मुझे मेहनत करना पड़ा था। क्या किया था आपने उसके लिए? इसके लिए मैं 8, 9, 10th का एनसीईआरटी सबसे पहले तो मेरा कंप्लीट ही था, लेकिन बाकी फैक्ट्स पूछे जाते हैं बहुत, जो कि मैं उसके लिए हैशान एक बुक नॉर्मल कोई बोला था तो वो मैं पढ़ लिया, और बाकी क्वेश्चन मैं बहुत सॉल्व करता था। लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो सॉल्व करते रहता था। अब देखिए, एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन से हम सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर ना लें, तो एक एमसीक्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू का बहुत वैल्यू होता है। हम जो सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव सेट, उसका वैल्यू क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं उसको बेहतर तरीके से समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। बिल्कुल, ठीक है।
अगर क्वेश्चन बढ़िया है तो हम उस कंसेप्ट को अच्छे से क्वेश्चन के जरिए समझ सकते हैं। दूसरा कि जो हम पढ़े हैं वो अच्छे से याद हो सकता है क्वेश्चन के जरिए। याद हमें कुछ भी चीज़ कैसे होता है आसानी से, हम उसको रिपीटेड वे में बार बार उसको पढ़ें, बार बार उसको यूज़ में लाएं, है ना। इस तरह से हमें एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में अगर फिजिबल ऑप्शंस है, अगर ईमानदारी से एमसीक्यू है, वो 4 ऑप्शन से 4 चीजें और जान सकते हैं हम। तो इस तरह से फिर मतलब टॉपिक वाइज अगर जो विषय कमजोर है उनमें टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं तो इनके लिए काफी लाभप्रद हो। बिल्कुल। और हर व्यक्ति का तो हर टॉपिक मजबूत हो नहीं सकता, ये बिल्कुल है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके सभी के सभी विषय अच्छे हों। हाँ, ऐसा संभव तो बिल्कुल संभव नहीं। करंट अफेयर्स के लिए लोग प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। मंथली मैगजीन खरीदते हैं, 10 पन्ना पढ़ के अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। फिर एग्जाम से पहले अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक खरीदते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के 500 बेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस, गेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस, एटम बॉम्ब फॉर दिस, ये बॉम्ब, मतलब वो सारे ताटगंडे अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। छात्रों को क्या सलाह है, जो यूथ हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस किया हूँ। तो करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से ये एक आदत है। करंट अफेयर्स आप एक दिन में, ये कोर्स नहीं है कि आप एक दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको करंट अफेयर्स आएगा। यू हैव टू बी अपडेटेड। करंट अफेयर्स के लिए मेरा मानना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से बेटर और चीपेस्ट नॉलेज का सोर्स है नहीं धरती पे। इतना बढ़िया नॉलेज उसमें, आर्टिकल्स इतने अच्छे होते हैं, इतने नॉलेजेबल। बस हमें शुरुआत में टायरिंग लगता है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का लैंग्वेज थोड़ा सा सिंपल है, द हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा टफ है। तो अगर हम डायरेक्टली द हिंदू पे जाए तो हो सकता है शुरुआत में 10-15 दिन अगर इंग्लिश थोड़ा वीक है, पढ़ने का आदत नहीं है, तो थोड़ा बोरिंग लगे, हमें टायरिंग लगे, मन करेगा कि अरे क्या टाइम वेस्ट करें, कुछ तो सीख नहीं रहे हैं। लेकिन वही अगर हम नॉर्मल मतलब थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करके, इंग्लिश इंप्रूव अलग से बात करेंगे उस पर, थोड़ा इंप्रूव करके अगर हम न्यूज़पेपर अगर अपडेट 15-20 दिन 25 दिन विदाउट इंटरेस्ट भी अगर उस पर काम करते हैं ना, तो वो एक आदत बन जाएगा। और अगर वो काम कर ले तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो एक सिंपल मैगजीन जो ऑब्जेक्टिव है या सिंपल मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी उनको फिर अपनी नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, अगर उसके बिना काम चल जाएगा? इतना तो मेमोरी पावर नहीं है लोगों का अभी। बिल्कुल। देखिए, नोट्स बनाने का तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप जब बैठने पे कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए। बिल्कुल, बिना नोट्स बनाए हम कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। मेरे पापा क्या करते थे कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। कोई भी कंसेप्ट इससे आपका बेटर क्लियर हो जाता है। फादर आपके प्रोफेसर हैं? हाँ, लेक्चरर हैं, इसीलिए। हाँ, वो लेक्चर देते रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर उनके बाद उनको नोट्स बनाए वो। हाँ, तो हम कुछ भी पढ़ते थे तो मेरा सेल्फ नोट्स रहता था। कोचिंग का नोट्स अलग हो गया, फिर उस कोचिंग के नोट्स से क्रिस्प नोट हम अपना बनाते थे। मतलब वो एक बार देखें तो सारे 1 पेज माइंड मैप टाइप, सो दैट द लास्ट मोमेंट यू कैन रिवीज। फ्लो चार्ट भी, फ्लो चार्ट मतलब एक माइंड मैप बना लिया उस टॉपिक। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर में बिना पेन के हम नहीं बैठते थे। अगर कॉपी में नहीं लिखने का मन है तो हम न्यूज़पेपर में ही अंडरलाइन करेंगे और फिर बाद में उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है। ये जो रेडीमेड वाली दुनिया है, इनका कैसे सॉल्यूशन होगा? ये चाहते हैं कि सब कुछ करा के दे दिया जाए। नहीं, यही इस जनरेशन में ये एक चीज़ मुझे लगता है कि हमें आलस भर रहा है या हमें पीछे खींच रहा है कि हम कम काम कर पा रहे हैं। जब भी हम काम ज़्यादा करेंगे ना तो अपने आप कंसेप्ट हमें मिलने लगेगा। कोचिंग का फ़ायदा उतना तक ही लेना चाहिए कि जो चीज़ जैसे कि एनसीईआरटी इतना सारा है, इतना ज़्यादा है, या करंट अफेयर्स पेपर का इतना सारा है, तो कोचिंग इतना कर सकता है कि करंट अफेयर्स अगर क्लास कराता है तो हमें वो कंसेप्ट समझा दे, लेकिन समझा दे फिर भी हमें पढ़ना चाहिए वो। तो ये टीचर की जो भूमिका है, शिक्षकों की जो भूमिका है, वो भूमिका बड़ी सरल है कि एक विद्यार्थी प्रत्येक विषय की 8-10 अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकता है। शिक्षक की भूमिका, मान लीजिए मैं आधुनिक इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं आपके बदले 8-10 अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। मैं दोबारा ना भारत में क्रांति करवा सकता हूँ, ना फिर वो वापस चीजें करा सकता हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष को मैं नहीं करा सकता हूँ। तो मैं आपके लिए, कोई भी शिक्षक होगा तो आपके लिए वो 8-10 किताबें पढ़ सकता है, उन किताबों से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स उनको एक जगह कलेक्ट कर सकता है और कठिन भाषा की चीजों को आसान भाषा में समझा सकता है। इसके आगे का दायित्व तो विद्यार्थी का है। अपना नोट्स मैं तो स्वयं बोलूँगा कि अपना नोट्स सभी लोग बनाया। टीचर का बस यही है कि 8-10 जो आपसे इतना वास्ट नॉलेज रखते हैं, वो अपना नॉलेज आप एग्जाम ओरिएंटेड आपको एकदम आपके सामने परोस रहे हैं। तो आपका काम है
उसमें इंटरेस्टेड, मतलब टीचर का काम है इंटरेस्ट लाना बिल्कुल स्टूडेंट को, क्योंकि सारा चीज़ तो वो पढ़ा नहीं सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस तो वो पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चा खुद बैठ जाएगा उसमें, और बच्चे को क्या है कि जो पढ़ाई हो उसका सिंपल नोट्स बनाए और उस पर काम करें। कोचिंग पे 100% डिपेंडेंट कब नहीं होना चाहिए। ये जो पीडीएफ वाली दौर चली है आज की, ये जो दुनिया है, जो ये पीडीएफ का दौर कहता हूँ मैं इसको, पीडीएफ का दौर इसलिए है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो आज तैयारी कर रहा है उसके मोबाइल में 100-200 पीडीएफ ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पीडीएफ जब वो डाउनलोड करता है उसी समय देखता है कि इसके अंदर में क्या है। दोबारा जब उसका मेमोरी भर जाता है तो वो ढूंढता है कि कौन सा फाइल सबसे ज़्यादा एमबी वाला है और उसको डिलीट कर देता है। तो ये पीडीएफ की दुनिया जो नोट्स खुद के बनाने से पीछे भाग रही है, इसको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको बताया जाए कि नहीं भाई नोट्स जरूरी है, पीडीएफ के पीछे मत भागो, रेडीमेड नोट्स मत भागो। आखिर किसी व्यक्ति ने, अगर मैं नोट्स बनाता हूँ तो मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं या मुझे जो चीज़ें नहीं आती मैं वही लिखूंगा जी। मैं तो पूरी किताब तो लिखूंगा नहीं। तो जो भी रेडी टू कुक नोट्स मिल रहे हैं, क्या ये सबके लिए लाभप्रद हैं क्या? नहीं, मैं पर्सनल अपना बता सकता हूँ कि मैं पीडीएफ वाले नोट्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी कंसेप्ट समझ के लिखते हैं तो उसमें माइंड प्रोसेस करता है उस चीज़ को, जो हम कंसेप्ट समझे हैं उस चीज़ को प्रोसेस करता है। अगर अपना नोट्स बनाया तो एक्चुअली वो रिवीजन चलते रहता है। मतलब अगर हम पढ़ लिए तो हमें क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है और फिर ये तुरंत हम कभी भी रिकॉल करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। कुछ भी दिमाग समझता है तो उसके वो रिसर्च भी कहता है कि कुछ चंद घंटों बाद वो 60% या 70% ही हमारे पास रह जाता है, अगले दिन वो फिर और घट के 30% हो जाता है हमारे पास। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अपने मेमोरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम एक बार देख लिए, मतलब विजुअल मेमोरी पे बिल्कुल, कि एक बार देख लिए या ऑडियो मेमोरी पे एक बार देख लिया सुन लिए तो हमें वो सब कंसेप्ट क्लियर है। नहीं, उसको एक बार प्रोसेस करना जरूरी है। राइटिंग एनीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, है ना। तो उस लिखने का जो ये प्रोसेस है ना, ये स्किप नहीं करना चाहिए। पीडीएफ भी आपके पास आता है, उस पीडीएफ को पढ़िए और उसका एक अलग नोट्स बनाइए। चाहे आप कुछ भी 3 लाइन लिख रहे हैं, 4 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखिए आप। उस लिखने से बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको। चाहे आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो या ना हो, लिखने का बहुत बेनिफिट है। चाहे आप एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, लिखने का बहुत बेनिफिट है। आपको यो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। शुरुआत में बहुत टायरिंग लगेगा, शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप आपका बहुत कम टाइम खींचेगा और इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो विद्यार्थी जो डेविएट हो रहे हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो जा रहा है, उनका नहीं हो पा रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड्स की शादियाँ किसी और से हो जा रही हैं, रील्स बनाने वाले लड़के पैदा हो गए हैं, रील्स बना रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, व्हाट्सएप से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें? 2 प्रश्न है इसमें। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाएं और अपने आप को कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड कैसे रखें? ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है। बिल्कुल। अगर फोकस्ड रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें जो पिलर्स में शुरुआत में बात किया था ना, पिलर्स का महत्वपूर्ण भूमिका मैं यहाँ देना चाहूँगा। बिल्कुल। पिलर्स क्या क्या हो गए? पेरेंट्स, यस, आपके पेरेंट, टीचर्स, आपके फ्रेंड, आसपास के लोग कैसे हैं, ये आपका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपका पर्सनालिटी अगर वैसा है प्रोक्रास्टिनेशन वाला कि अरे यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, अरे यार बाद में कर लेंगे, छोड़ दो, अगर वैसा पर्सनालिटी है तो आप कभी कुछ भी कर लो। आप मोटिवेटेड क्या है? मोटिवेशन जो है ना बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। मैं एटीट्यूड पे बिलीव करता हूँ कि अगर उस आदमी का एटीट्यूड ही वैसा है कि नहीं मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके पीछे लगूंगा ही, तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता है। उसको रील्स नहीं दिखेगा, फिर वो 1-2 मिनट के लिए दिखेगा, वापस उसका दिमाग वहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान, अगर वही, ये सब फिलर्स पे डिपेंडेंट होता है। अगर किसी इंसान के चारों बगल जो है वैसे लोग होंगे रील्स बनाने वाले, ये सब, तो आसपास के लोगों से वो वही चीज़ सीखेगा। अगर उसके आसपास लोग कॉम्पिटिटिव होंगे, ठीक है, जो आपने बात बोली कि आसपास के लोग का निकल गया है और एक का नहीं निकला है, ये अलग चीज़ है, वो डिप्रेशन वाला होता है। लेकिन कम से कम आदमी फोकस्ड होता है। अगर वो अपने माइंड को स्टेबल कर ले तो भले वो काम ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो कर लेगा अपनी ज़िंदगी में, अपना पेट पाल लेगा वो तो बाकी सबसे तो अच्छा है ना, जो कि फोकस नहीं है, रील्स बनाने डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उनसे तो अच्छा है ना। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन पे ज़्यादा बिलीव ना करें, अपने एटीट्यूड पे ज़्यादा बिलीव करें कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, क्या मैं कोई भी चीज़ सीरियसली लेता हूँ कि नहीं, मेरा ज़िंदगी में फोकस है कि नहीं, कोई भी चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि नहीं मैं।
इस पे ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, है ना। प्रीलिम्स मेंस की तैयारी क्या अलग अलग चरणों में बच्चों को करनी चाहिए या कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए? क्योंकि बिहार के जो आम बच्चे हैं, चूंकि आपने सिविल सेवा की तैयारी की है तो आपकी बात अलग है, लेकिन जो आम बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो यूं कह लें कि जब फॉर्म आता है तो तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स की, फिर एग्जाम देते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जहाँ पे मतलब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है इतने टफ एनवायरनमेंट से, तो वैसी परिस्थिति में ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए, ये एग्जाम टू एग्जाम पे डिपेंड करता है। जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो प्री और मेंस अलग नहीं है, दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन होता है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन हम प्री का कर लिए फिर उसके बाद मेंस का कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों को कंबाइंड करके पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बिहार दरोगा की बात करें तो ये फैक्टर आराम से हो सकता है। प्री का अलग सिलेबस हो जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा सकता है, तो प्री का अलग तैयारी उसमें हो सकता है। तो प्री फोकस्ड बच्चे हो सकते हैं कि उसमें उसको इतने नंबर लाने हैं और उसी अनुसार वो पढ़ें और फिर उसके अनुसार प्रिपरेशन करें। वही बीपीएससी में अभी जो रिसेंट हुआ है, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें फिर वही प्री मेन सब वो एक कंसोलिडेटेड स्टडी जो अब अलग अलग रहने का जरूरत नहीं है। पहले बोल सकते थे कि पहले प्री का अलग तैयारी और मेंस का अलग तैयारी, अब मुझे लगता है कि साथ तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मतलब वही मैं नोटिस किया हूँ क्वेश्चंस में कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल लाइन बाय लाइन से यूपीएससी पैटर्न यूज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एग्जाम टू एग्जाम पे डिपेंड। फिजिकल की प्रिपरेशन, इस पे क्या आपका वक्तव्य है? कैसा सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि फिजिकल मतलब आप तो चूंकि सैनिक स्कूल से हैं, सॉरी आप सैनिक स्कूल से नहीं हैं, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन को आप कैसे देखते हैं? छात्रों को फिजिकल के लिए तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? क्या इस फिजिकल के दौर को एक्सरसाइज के रूप में ले लेना चाहिए और प्रतिदिन हमेशा आदत ही बना लेनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक्सरसाइज अगर हम 20-25 मिनट रोज करें तो इट डज नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम और उसका बेनिफिट्स बहुत सारा होता है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, एकदम नहीं बात है। उतना भी बिजी नहीं होते हैं हम कि हम आधा घंटा नहीं निकाल सकते हैं 20-25 मिनट। बिल्कुल इट्स बेटर इफ़ यू प्ले स्पोर्ट में आपका मोटर और ये मोटर स्किल्स भी काम करता है, आपका ब्रेन डेवलप होता है, अपने माइंड को यंग रखने में काम आता है। और यंग माइंड आपको कहीं से भी हेल्प ही करेगा, चाहे वो चीज़ें कहीं से भी लर्न कर रहे हो, तो यंग माइंड जब आपका है तो आपको हेल्प ही करेगा। तो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में मानता हूँ कि आधा से 1 घंटा पर डे देना चाहिए लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रिपरेशन यू आर डूइंग। आपको अपने शरीर को ध्यान देना चाहिए। आप तो काफी ध्यान दे रहे होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, जो लर्नर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 मूल मंत्रा फॉर द सक्सेस अगर आप देना चाहें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? तो जाते जाते ये बता के जाएं। जी, वही मैं रिपीट करूँगा जो मैं अभी तक बोलते आया हूँ। सबसे पहले अपने मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, एटीट्यूड पे ध्यान दें, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दें कि हम कैसे हैं। आप अपने लोगों को अच्छी किताबें पढ़ें, किताबें, न्यूज़पेपर, दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि नोट्स बनाया। ठीक है, खुद के नोट्स बनाए। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए रामबाण है ये, खुद के नोट्स बनाए। आप लिखें सब कुछ। कभी भी आप कुछ काम भी लिखने का आदत डालें, कुछ कल क्या काम करना है उसको भी लिखें, नोट्स बनाया। ठीक है, इससे इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आपको बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे। ये तो मैं सारा बेनिफिट बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसके बहुत बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। और तीसरा कि एंजॉयमेंट भी करें। ऐसा भी नहीं है कि एक रूम में बंद करके और फिर अपने आप को बांध लिए, ये भी जरूरी नहीं है। माइंड मोनोटोनस नहीं ढूंढता है, फिर वो माइंड मतलब आपको जो चीज़ें 2 घंटे में कंप्लीट हो सकती हैं, आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे माइंड अगर मोनोटोनस हो गया तो। आप अगर एंजॉय भी करें। अगर आप मंडे टू फ्राइडे दबा के पढ़ रहे हैं तो सैटरडे आप मूवी देखने भी जाएं। बिल्कुल, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करें। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। लेकिन वही चेक एंड बैलेंसेस इज नेसेसरी। ये नहीं कि अगर आप सैटरडे से स्टार्ट किए हैं तो फिर प्रोलॉन्ग चल रहा है वो। मतलब इसको तपस्या की तरह ना लें कि आप ऋषि मुनि की तरह तपस्या करें, इसको एंजॉय करें, प्रिपरेशन को एंजॉय करें। हो ही जाएगा, प्रिपरेशन को एंजॉय करें। तो काफी कुछ सीखा आप सभी लोगों ने इस वीडियो के अंदर में। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी मदद मिली होगी। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी किसी नए साथी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। एक छोटे से गांव से निकल जाए ये लड़का आज अपने कंधों पर 2 सितारों को खिलाड़ियों का काम कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी और महसूस कर रही है। रातें मैंने बिताई है इसके लिए। सीरियस है तो बाबा, उसके बाद हम ऐसा जो अंजाम ऊपर पढ़ाई करें। आपने आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये पढ़िए, 4 घंटे रोज पढ़ें।